जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलो आ जाओ, शाम का टाइम हो गया, लाइव का टाइम हो गया। चलो, आज मेरा एक दोस्त है, वो इंडिया से यूरोप बाइक पे आया है। उन्होंने इस्तांबुल में बाइक एयरलिफ्ट कर दी और फिर वो टर्की से, इस्तांबुल से यूरोप और मिडल ईस्ट और वापस इंडिया, ऐसा उनका प्लान है। मेरे जैसे वो और लैंडिंग कर रहे हैं। भारत के बहुत कम लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं। व्यू दिखा दो भाई। व्यू के लिए अभी यहाँ पे व्यू तो अभी मैं और 1 घंटे में एक और बार लाइव करूंगा तब व्यू दिखाऊंगा। तो मेरा एक दोस्त है, बस उनके साथ तो चैट करनी है, इसके लिए मैं अभी लाइव आया हूँ। एक मराठा लाख मराठा। तो भाई चलो चलो थोड़ी बातें सुनते हैं। चलो, मेरा एक दोस्त है, उनके साथ चलो, अभी उनको रिक्वेस्ट भी आया उनका, उनके साथ चलो कुछ बातें कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के रिलेटेड। पर एक्सेप्ट हुआ क्या? योगेश भाई, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही आवाज है? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। सबसे पहले कैसे हो? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूरा इंडिया से लंदन पूरा पार करके वापस लंदन से इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, उसके ओके, लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, आप यूरोप में पहुंच गए अपनी बाइक लेके, अपनी मोटरसाइकिल लेके। सही रहा, लेकिन आपका योगेश भाई बहुत सही है, क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स कर रहे हैं ना, तो वो इंडिया से यूके तक तो जाते हैं, लेकिन यूके से वापस इंडिया या तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी बाइक जो है वो वापस भेज देते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो नेक्स्ट लेवल कर रहे हो, तो उसके अरे लिए भाई, तो। बाइक पे मजा ही है, तो यार शिप पे वैसा खर्चा करने से बेटर है पेट्रोल पे करो। तो मैंने सोचा चलो वापस चलते हैं। और आपकी कैसे, आप बताओ, तो कैसे चल रही यात्रा? अभी मेरी कौन से यात्रा कंट्री में बहुत। पहुंच गए आप? अभी मेरी एक सरप्राइज कंट्री है, ये मेरी आइटनरी में नहीं था प्लान। अभी मैं ऐसे रोड पे चल रहा हूँ और आपके और अपने व्यूअर्स को, खाली इंस्टाग्राम वालों को बता दे रहा हूँ। अभी मैं हूँ इस समय अ, अभी मैं हूँ इस समय जर्मनी में। ओके, जर्मनी। जर्मनी क्या है? में हूँ मैं इस समय। तो काफी लोग पूछते हैं कि आपका, अभी आप कहाँ मैं पर हो? मैं भी टर्की में हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ कहने के लिए। जो ट्रॉय ट्रॉय मूवी देखी होगी, ट्रॉय के तो बहुत सारे फैन है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो वो मूवी जहाँ पे शूट हुई थी, या फिर वो जो स्टोरी जहाँ पे हुई थी, वो जगह जा रहा हूँ मैं। और जो ट्रोजन हॉर्स, वो जो लेके आए थे, वो ट्रोजन हॉर्स देखने जा रहा हूँ मैं कहने के लिए। अ, अगर कई लोग अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, अगर वो मेरे थ्रू ज्वाइन किया, तो मैं एक बार बता दूं योगेश जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। तो ये इंडिया से यूके अपनी बाइक पे कर रहे हैं, रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे। और सोलो, सबसे बड़ी बात है, ये लोग जी सोलो, absolutely। ये अकेले सोलो कर रहे हैं ट्रैवल। और ये पूरा लंदन तक अपनी बाइक पे जा चुके हैं और वहां से वापस इंडिया अपनी बाइक पे वापस आने वाले हैं। तो कई लोगों को नहीं पता, तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन या छोटा सा ब्रीफ में बताना बनता है। ओके ओके, मैं आपका भी बता देता हूँ मेरे व्यूवर्स को, शायद बहुत सारे कॉमन व्यूवर्स है ही अपने। तो ये जो ड्रीम चाचर करके एक आईडी है, और अंकित लांबा वो चलाते हैं, जिनका नाम है ये। और वो अभी इंडिया से यूरोप और मिडल ईस्ट होके वापस इंडिया, उनका प्लान है सेम, शायद 25,000 किलोमीटर, 24 कंट्रीज में ट्रैवल करने वाले हैं वो। और वो अभी जर्मनी में पहुंचे, सरप्राइज कंट्री। शायद आपका प्लान ऑस्ट्रिया से राइट साइड जाने का था, रोमानिया शायद, राइट? यस, राइट। और फिर आप वेस्ट की तरफ गए, जर्मनी, मुनिक। मैं जर्मनी चला गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इसराइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, और वो शायद मैं स्किप कर दूंगा कंट्री। तो एक कंट्री मुझे और ऐड करनी थी, तो मेरे पास शेंगेन का वीजा है 3 महीने का। तो मैंने सोचा चलो जर्मनी घुसा देते हैं, और क्या। अरे बढ़िया है इधर, ब्लैक फॉरेस्ट बहुत बढ़िया। ब्रेनबर्ग है,
कुछ कुछ लोगों को सोलो राइड का टिप्स देना चाहोगे, कैसे सोलो राइड की जाती है? कोई डिफिकल्टी आती है या फिर हो जाता है? डिफिकल्ट बट एकदम है। आप अगर स्ट्रांग हो तो सोलो ही करो, क्योंकि फुल फ्रीडम रहता है, कहाँ पे भी बाइक मोड़ो, कितने टाइम भी, 15 घंटा हो, 16 घंटा हो, कुछ भी खाओ, कहीं पे सो जाओ, कहीं पे टेंट लगाओ। ऐसे मेरा क्या रूल रहता है कि जितने दिमाग बढ़ते हैं उतने ओपिनियंस बढ़ते हैं और उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। एक अच्छा, सबसे पहले योगेश भाई, एक और भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना एक्सपेंस आ जाता है? तो अभी तक एक रफी आपका क्या एक्सपेंस, क्योंकि आप तो सोलो ट्रैवल कर रहे हो, सोलो में आप तो कैंपिंग भी कर रहे हो। खैर मैं तो कैंपिंग अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी होती है, मेरा कैंपिंग पॉसिबल नहीं है। तो कैसे आप मैनेज करते हो और कितना एक्सपेंस लगभग आ जाता है आपका? फूड हो जाता है शायद। क्या आपकी आवाज कट रही है प्रिपरेशन, जब मैंने कार की योगेश तरफ, भाई, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज। मैं देखता हूँ नेटवर्क यहाँ से। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो मेरा कारनेट से लेके अभी तक का खर्चा शायद ये 12 लाख तक गया होगा। कितना? 12 लाख 12। 12 लाख रुपए खर्चा आ चुका है अभी तक? हाँ, और अभी अभी आप घर नहीं पहुंचे हो? अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं मैं। यही फूड पे खर्चा, सिम कार्ड और डेटा पे बहुत खर्चा हो रहा है। पेट्रोल जर्मनी में सबसे महंगा डाला था मैंने, 237 रुपीज पर लीटर। शायद आप भी अभी जर्मनी में हो। टू आपने 37 रुपीज? इंडियन रुपीज में, हाँ, जर्मनी में आपको आपने पेट्रोल फिल किया क्या? हो। जर्मनी के सबसे कराओ। जर्मनी टोल फ्री है, बट फ्रांस के टोल बहुत महंगे थे। ग्रीस के भी, आप ग्रीस में गए थे, ग्रीस में तो 70-80 किलोमीटर पे टोल प्लाजा थे। हर टोल, हर जगह पर टोल। उधर मैंने एक दिन का, मुझे याद है, मैंने लगभग 2500 रुपए टोल खाली एक दिन का पे करा है। वो लेकिन अभी क्या हो गया, अब लगभग मैं 2 यूरो पेट्रोल देखता हूँ तो मुझे लगता है ठीक है। अब ना माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि 2 यूरो का पेट्रोल है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, तो उसी में ही लगता है कि ओके फाइन। हो चुका है। अभी यार टर्की में मुझे 130 रुपए मिल रहा है, लग रहा है बहुत सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, बहुत ही सस्ता है, हाँ, 130। मुझे यहाँ पर 150-160 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बस सही है यार, सस्ता ही मिल रहा है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कुछ कंट्रीज में महंगा है, कुछ लगभग एवरेज 200 रुपए का तो है ही है। योगेश मतलब भाई, किसी के क्वेश्चंस अगर लेना चाहो तो क्वेश्चंस अगर पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो उनके आंसर्स आप देना चाहो तो। अगर आप लोगों के किसी के कोई क्वेश्चन है इस राइड से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, जरूर। कमेंट तो बहुत सारे। अच्छा, आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो क्या? नहीं, मैं ट्राई, हालात बहुत खराब है। मैं शायद ये दुबई और सऊदी जाऊँ शायद। अच्छा, जा रहे हो आप? आपके वीजा वीजा सारा अरेंजमेंट है? नहीं नहीं नहीं, मेरा दुबई का वीजा नहीं है, मेरे पास यूके वीजा है। तो ये वीजा, सभी ई वीजा मिल जाएंगे मुझे, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे मैं एंट्री कर लूंगा। बट अभी का मेरा प्लान है दुबई तक तो जाना। मैं अभी से अगर ये अजर बॉर्डर खुली है, अजरबैजान जाऊंगा। अर्मेनिया, अर्मेनिया, अर्मेनिया। आवाज आ रही है अभी? अभी कट कट क्या आ रही है? आ तो रही है लेकिन कट कट क्या आ रही है? अच्छा, अरे यार, नेटवर्क तो है यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है, एलटीए। ओके। अभी ठीक है। हाँ, मेरा प्लान ऐसा है कि टर्की से जॉर्जिया, फिर पॉसिबल है तो अजरबैजान, फिर अर्मेनिया, फिर ईरान, और पूरा ईरान होके बंदर अब्बास से फेरी लेके मैं दुबई जाऊंगा। ये तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर मैं, सेम, ये भी मेरा सेम है। राइट, क्योंकि यही काफी लोगों भी को नहीं पता होगा, काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगा। जब ये राइड स्टार्ट हुई थी तो मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए थे और कह रहे थे कि योगेश भाई से बात करो, वो भी राइड पे जा रहे हैं। तो बता दूं, योगेश भाई को ऑलरेडी इस राइड, उनकी भी राइड स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरी भी राइड स्टार्ट नहीं हुई थी। हम ऑलरेडी पिछले 3 महीने पहले से ही बात कर रहे थे और हम दोनों को एक दूसरे का प्लान पता था कि हम लोग क्या राइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो काफी लोग मुझे मैसेजेस करके ये बात बोल रहे थे कि योगेश भाई को पकड़ो उनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस राइड पे हमारा मिलना नहीं हो पाया। यस यस, राइट। शायद मैं बाल्कन में मतलब पॉसिबल था, बट मैं बहुत फास्ट ही निकल गया। मैं ऊपर से निकल गया, बुडापेस्ट, हंगेरी और रोमानिया होके निकल गया। और आप हाँ, उस टाइम अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के बॉर्डर में थे शायद। यस, राइट यस यस, हाँ। राइट राइट राइट। हाँ, मुझे भी आपके वो जो आपने जो पहला रील शेयर किया था ना, जो आपकी राइड स्टार्ट हो रही थी दिल्ली से, वो मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा। वो रील भी भाई हो गई अभी। अच्छा, एक और बंदा आ रहा है, मिल लो इनसे, बोलो ठीक है, आने तो यहाँ पे यूरोप में हूँ मैं एक महीना। शायद शायद बीच में कहीं एनकाउंटर हो जाए। चलो अनफॉर्चुनेटली इस बार तो नहीं मिल पाए, लेकिन हाँ, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।
मेरा है कि शायद मैं दुबई में हूँ, मुझे और 1-2 महीना लगेगा घर जाते जाते, हाँ, शायद एक क्वेश्चन मुझे आएगा, दमाम सऊदी कब आ रहे हो सऊदी? मेरा तो सऊदी का प्लान बनेगा मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में। आपका? नहीं, मैं नवंबर एंड 15 से 20 नवंबर के बीच में मैं दुबई में हूँ, तो उसी वीक में मैं सऊदी और ये प्लान करूंगा। ओके, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है क्या, एंड ईरान में पेट्रोल सस्ता है? भाई ईरान में है सस्ता पेट्रोल, वो 70% है और 30% लिथियम है, वो दोपहर को बहुत तकलीफ देती है। शायद आप ईरान गए ना हो, ईरान का पेट्रोल सस्ता है। नहीं, अभी ईरान इसमें नहीं गया मैं। अभी ईरान नहीं गया, लेकिन हाँ, ईरान का रहने का क्या सीन है? चीप है रहना? पेट्रोल तो मुझे पता है बहुत चीप है। पेट्रोल चीप है, बट वो खराब भी है, बहुत खराब पेट्रोल है। दोपहर को मेरी गाड़ी ओवर हीट होती है ना, तो पेट्रोल काम करना बंद करता है। 2-3 घंटा मैं रेस्ट करता था, पूरा ठंडा करता था, फिर चलती थी, क्योंकि मेरा BS4 इंजन है और इसमें वो मैच नहीं हो रहा था, वो ईरान का पेट्रोल। शायद किस 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 व्हीकल्स पे मैच होता है, बट मेरे हाँ, इंजन में वो मैच नहीं हो रहा था हीटिंग पे। मुझे मैंने जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे भी पता लगा था कि थोड़ा सा ईरान का थोड़ा सा पेट्रोल का प्रॉब्लम है। जर्मनी में क्या टाइम हुआ है? एक मिनट। जर्मनी में इस समय 4 बज रहे हैं शाम के। और अभी मैंने जितना भी ट्रैवल किया है ना, तो इतना बोलूंगा कि जर्मनी की जो अभी मैं जगह पे हूँ ना, दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, मतलब मार्केट के वाइज। अभी बारिश हो गई है, अनफॉर्चुनेटली बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज्यादा यहाँ पर अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। जैकेट मैंने इसलिए पहनी हुई है, और बारिश आने की वजह से अब कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली रूम में जाना पड़ेगा। और वो मुनिक जिस सिटी में है, उसका हिस्ट्री आपको पता है 72 में क्या हुआ था? कहाँ पर? ये जो आप जिस सिटी में हो ना, म्यूनिक में, वहां पे 72 में इसराइल के ओलंपिक टीम पे अटैक हुआ था पैलेस्टीनी की तरफ से। और अच्छा। 7 एथलीट मारे गए थे और कुछ कोच मारे गए थे, कुछ जर्मनी के पुलिस मारे गए थे। और उसके बाद इसराइल ने 20 साल वो ऑपरेशन चालू रखा था, और दुनिया के हर एक कोने में जाके छुप गए थे वो जो टेररिस्ट थे, वो सबको मार गिराया। तब जाके उन्होंने ऑपरेशन खत्म किया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन अभी एंड हुआ है। और 72 म्यूनिक ओलंपिक, उसके ऊपर एक मूवी भी है, स्पाई मूवीज आप डालोगे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और म्यूनिक ओलंपिक है। शायद आपने देखा होगा कि एक ओलंपिया मैंने करके। एक्चुअली क्या है, जर्मनी ना मेरा प्लान में नहीं था, तो मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, कुछ भी आइटनरी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। बस अच्छा अभी अच्छा। जर्मनी में आ गया तो बस 2-3 दिन यहाँ पर रहूंगा, उसके बाद लेकिन मुझे लगता है कि इसकी हिस्ट्री मुझे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाता। अभी आपका रैंडम प्लान होगा, जर्मनी आपके प्लान में नहीं था, बट आप म्यूनिक शहर में थे, तो वो सोचा कि आपको बताओगी आपके व्यूवर्स को भी, क्योंकि वहाँ पे जो ओलंपिक म्यूजियम, वो क्या बोलते हैं, वो स्टेडियम है, ओलंपिक स्टेडियम है, उसके बाजू में होटल में वो हादसा हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो, म्यूनिक ओलंपिक अभी 72 में। अभी कोई करेंसी का पूछ रहा है कि करेंसी का क्या सीन होता है। तो करेंसी ऐसा होता है कि शेंगन कंट्रीज होती है यूरोप में, आपके पास अगर यूरोज हैं तो ऑल ओवर कंट्री आपका वो यूरोज चल जाते हैं। या फिर आपके पास अगर कार्ड है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपका फॉरेक्स कार्ड है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, हर जगह चलता है। इन केस अगर किसी कंट्री में यूरोज नहीं चलते तो आप कार्ड यूज कर सकते हो, या तो फिर अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। तो यूरोप का ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, अगर आपके पास करेंसी है यूरोज या कार्ड, तो आपका काम इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक चीज है, हमारा यूपीआई बेस्ट है। यूपीआई चल जाता है अपने यूपीआई की। आप सही बात बोले, हर एक काउंटर पे जाता हूँ, पहले यूपीआई की याद आती है यार, स्कैन करो, 2 रुपए हो या 200 रुपए हो, यहाँ पे कैश करो या करेंसी या एटीएम कार्ड। बहुत पंगे रहते हैं वो यहाँ पे। इंडिया बहुत बढ़िया है डिजिटल के बारे में, और इंटरनेट तो इंडिया में पानी जैसा बह रहा है। यहाँ के आपको इंटरनेट के हमें अभी क्या बोलते हैं, उसकी अहमियत पता चल रही है कि कितना महंगा मिल रहा है इंटरनेट। और सबसे बड़ी बात इंडिया में कई होता है, इंडिया में क्या है, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड इज टू गुड, बिलीव इट और नॉट। यूरोप में अपलोडिंग स्पीड नहीं है यूट्यूब पे बिल्कुल भी, या तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए किसी भी होटल में, किसी भी हॉस्टल में हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होता। इंडिया में चीपेस्ट भी है, और मुझे लगता है कि पहले मुझे लगता था कि यार यूरोप में सबसे फास्ट चीजें होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंटरनेट के मामले में इंडिया के एज ऑफ नाउ आसपास भी नहीं है।
और एक मिनट कमेंट में मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कुछ कमेंट में और चल रहा है भाई, वो सब छोड़ो, बातें सुनो, बहुत बढ़िया बातें चल रही है। दो इंटरनेशनल ट्रैवल है, वो जो कुछ श्रेयांश करके लड़का है उसके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसको इग्नोर करो। उसको जैसे घर से पढ़ाया गया है वैसे वो कर रहा है, अपने घर को अपने मतलब माँ बाप ने अच्छे से पढ़ाया है। अभी किसी का क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डू यू मैनेज सो मैनी वीजाज। देखो, अगर ना आप कुछ दिमाग में ठान लो कि आपको करना है ना, तो वो सारी चीजें होती हैं। आपको स्टेप वाइज पहले प्लान बनाना होता है कि रूट आइटनरी क्या है आपकी, आपको क्या प्लान करना है। और आइटनरी बनाने के बाद आपको हर जगह पर जाके अपना उसी डेट के हिसाब से वीजा लेना होता है। पहले मुझे लगता था कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है नो डाउट बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ये हमारे योगेश भाई के लिए नहीं है डिफिकल्ट, क्योंकि इनके पास यूके का ऑलरेडी वीजा है। ये जिस उस बंदे को पूछो जिसके पास कोई वीजा नहीं था, तो उसके लिए यस थोड़ी सी डिफिकल्टी है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार अगर आप समझ गए ना, तो मैं अब इतना समझ चुका हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे, जब आप वापस आ जाऊंगा ना इंडिया, तो बहुत जल्दी अब मैं कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब सारे प्रोसेस पता लग चुके हैं कि कैसे किया जाता है। तो बस ये फर्स्ट टाइम की बात होती है। योगेश भाई, आप बहुत लकी हो, आपके यूके का वीजा है, आप किसी भी कंट्री में कभी भी चले जाओगे और कोई टेंशन नहीं। रुको रुको, अभी क्या हुआ था कि मेरा शेंगेन वीजा रिजेक्ट हुआ, तो वीजा के बारे में मैंने ये रूट के लिए बहुत स्टडी किया था। एक गलती हो गई मेरे से, मैंने स्विट्जरलैंड के लिए वीजा अप्लाई किया, शेंगेन वीजा। और सबसे बड़ी मेरी गलती थी, उसके लिए मुझे बहुत चेंजेस करने पड़े। पहले तो रिजेक्ट हो गया स्विट्जरलैंड से, और एक बार रिजेक्ट होता है तो फिर 6 महीने अप्लाई नहीं कर सकते थे। फिर से मैंने कुछ रिकमेंडेशन लेटर लिए गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। फिर मुझे वीजा तो अप्रूव हो गया, बट वो ओनली 30 डेज का मिला था स्विट्जरलैंड की तरफ से। तो सबसे बड़ी गलती थी कि स्विट्जरलैंड अप्लाई करना। यहाँ पे 26 कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज इजी वाली है। ऑस्ट्रिया है, हंगेरी दे रही है, लेटविया, लिथुनिया, ये वाली कंट्रीज बहुत इजीली वीजा देती है। जर्मनी 90 डेज का वीजा देती है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। बट स्विट्जरलैंड को चूज करना ही मेरी गलती थी, उसके लिए मेरे रिजेक्शन आया था। उसके बाद मेरा यूके वीजा लगा था। बट हाँ, एक बात अच्छी है कि यूके का वीजा है मेरे पास, तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में वीजा इजी हो जाता है, तो एक बेनिफिट है और मेरे मेरे को पास। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई थी वो मिडिल ईस्ट के लिए आई थी। अब लेकिन एक मिनट, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा सीन होता है, जब भी बाइक के ऊपर कोई देखता है ना, तो मैं, यकीन मानो, मैं ना फुटेज इतने रिकॉर्ड नहीं कर सकता, यकीन मानो। लेकिन जैसे ही बाइक को कोई देखता है ना कि इंडिया से आया है कोई, एक अलग लेवल होता है ना, अलग लेवल। तो मैं कितनी फुटेज भी रिकॉर्ड कर लूँ, देखो अभी बैठे एकदम आए 3 लड़के आए, फोटोज क्लिक कर रहे थे बाइक के साथ की सब कुछ। तो ऐसे पता है, मैं दिन में 1000 फुटेज रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन हर जगह कैमरा ऑन नहीं होता। राइट तो राइट। इतना इतना यहाँ पर अप्रिशिएट हो रहा है, लोग देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। अभी तो सुबह से जब मैं घूम रहा हूँ, बाइक यहीं पर ही पीछे खड़ी हुई है, तो काफी लोगों को इंडिया की बाइक आई हुई है, नंबर प्लेट। तो पूरी डिटेल्स लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऑल द बेस्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ है तो इतना है। काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यूरोप के लोग थोड़े से रूड होते हैं, कैसे बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसा बिहेव करोगे, जो मुझे समझ आया, अगर आप प्यार से रह रहे हो तो सामने वाला भी प्यार से रिवर्ट ही करेगा। और एक और बात ऐसी है कि इंडिया में जो फिरंगी लोग आते हैं तो लोग उनके साथ फोटो लेने के लिए मतलब भीड़ लगती है। बट जब हम अपनी बाइक लेके यूरोप में आते हैं तो जो फिरंगी लाइन लगा दिया है ना फोटो के लिए, तो बहुत यस, बढ़िया लगता मैंने अभी एक आध शायद 2 वीडियोस आगे मेरे आएंगे, अभी अपलोड नहीं हुए हैं। तो इतने लाइन लग के फोटोज, यकीन मानो, अभी 2 दिन पहले की बात है, कम से कम भी एक जगह पॉइंट था, एक लेक थी, हमने वहां पर बाइक पार्क कर दी थी, कम से कम 200 लोग, है। 200? 200 फॉरेनर्स, यस 200। जिनमें से मैंने कुछ फुटेज मेरे ख्याल से 6-7 लोगों की डाली है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। तो खाली 6-7 लोगों का कुछ पार्ट मैंने अभी वीडियो में डालूंगा, लेकिन 200 लोग कम से कम आए थे फोटो क्लिक करवाने के लिए। और उनको जब पता लगता है कि इंडिया से आया, तो वो बहुत, मैं तो खुद जानबूझ के बोलता हूँ, वो कुछ भी बाइक देख रहे होते हैं, मैं खुद बोलता हूँ इंडिया से आया, इंडिया से आया। तो बहुत प्राउड फील होता है उस समय। राइट राइट राइट, ये मुझे भी एक्सपीरियंस आया है। और इंडियन बाइक को देख के लोग बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं, भाई कैसी बाइक है और सब। हाँ, तो और मेरे पास पैनियर्स हो सब, मैं तो प्राउडफुली बोल देता हूँ कि मेरे पैनियर्स इंडियन मेड है, मेरे हार्ड लगे यस, सॉफ्ट लगे सब व्हीकल मेरा इंडियन मेड है, मेरा रेनॉल्ट यस, का गैस इंडियन। और एक बात आपके व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रीस में ही था, मोन्टेरा मोन्टेरा मोनेस्ट्री के यहाँ पे। और उसी उसके पहले हफ्ते इंडिया का अपना जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। और वो लोकेशन पे कोई यूरोपियन नहीं जाते, मतलब कोई इंडियंस या फिर एशियन लोग भी नहीं होते थे वो लोकेशन, शायद आपको भी पता है, आप गए थे। तो एक
सबने बाइक देखी, सब अप्रिशिएट कर रहे थे, इंडिया बहुत दूर है, आ गए। और एक ने बोला हाउ कैन इंडियन कैन डू दिस, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने बोला भाई जस्ट लास्ट वीक वी लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून एंड द लंडन इज ऑन द सेम प्लेनेट, वी आर जस्ट फार अवे फ्रॉम 2-3 कंट्रीज, नॉट सो फार। Yes. तो मतलब ऊपर से तो उनका चला हुआ एक्सप्रेशन चेंज हो गए सबके। मैंने इतना इजी बोलते ना वी आर लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अब तो मैं ये एक चीज योगेश भाई, एक चीज मैं इस बात से श्योरिटी दे सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से ना डेफिनेटली जितना आप फॉरेनर्स को देखा करते थे ना, ये ऑल अराउंड वर्ल्ड ट्रैवल किया करते थे, नेक्स्ट ईयर से देखना ये कितना बूम करेगा। अब हर कोई प्लान करेगा, क्योंकि एक बार ना कोई रास्ता खोल देता है ना तो पता लग जाती हैं चीजें। जैसे आपने स्टार्ट किया एकदम सोलो ट्रैवल कर रहे हो बाइक पे, तो एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है कि सोलो किया जा सकता है। मैं एज ऑफ नाउ सोलो थोड़ा सा डाइसी होता था, लेकिन अभी मैं इस कंडीशन में हूँ कि यस आई कैन ट्रैवल सोलो। काफी चीजें समझ आती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बस आपके पास नोट थोड़े से पैसे आपके पास होने चाहिए, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बल्गेरिया में मेरा चटनी चोरी हो गया यार। बल्गेरिया सबसे चोर कंट्री यूरोप का है, बल्गेरिया मेरा। मुझे मुझे बताया गया था सबसे ज्यादा है अल्बेनिया। अल्बेनिया भी है बट बल्गेरिया स्टेप अहेड है उससे ज्यादा। अल्बेनिया से ट्राई हुआ था, मैंने एक वीडियो भी डाला था, मेरे बैग वगैरह खोल के ट्राई किया था चोरी का, बट उनके कुछ काम का नहीं था, आइटम रख के गया था। बट सेम आइटम्स बल्गेरिया में चोरी हो गया, चटनी और ये सॉसेज। और मेरा ब्रेक पैड भी लेके गया, मैं अभी मंगाया मुंबई से ब्रेक पैड, तो मेरे 2 दिन में ब्रेक पैड मिल जाएगी। तो मेरा ब्रेक पैड और यार चेन लूप चोरी हो गया यार, चेन अच्छा, लूप भी चोरी हो एक एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नाइट हॉल्ट के लिए क्या करते हो आप? मैं अपना बता दूंगा, आप क्या करते हो? पहले आप मैं तो वही कहीं जहाँ पे रात हो जाती है वही रुक जाता हूँ, कहीं पेट्रोल पंप कैंप पार्किंग। करते हो? कैंप करते हो? हाँ कैंप करता हूँ, सिटी में है तो फिर होटल्स देखता हूँ, कभी बैकपैकिंग हॉस्टल जो सस्ते में मिलते हैं वो देखता हूँ। और अगर रास्ते में अगर हूँ मैं, मुझे कुछ डिस्टेंस कवर करना है तो उस टाइम मैं कैंप कर लेता हूँ, कहीं बीच साइड या रोड साइड। एक सेफ जगह तो कुछ सब सेफ है। स्केरी इंसिडेंट, कोई स्केरी इंसिडेंट? हाँ फॉरेन में हो हुआ तो था, भाई स्केरी तो होता है। स्केरी इंसिडेंट उधर हुआ था, ये बल्गेरिया बॉर्डर में। बॉर्डर क्रॉस करके रात को 1:30 बजे मैं सोया, मतलब टेंट लगा रहा था, टेम्परेचर बहुत ठंडा था, साइड में पार्किंग थे, ट्रक्स थे, और पार्किंग में मैं बाजू में जो मिट्टी देख के टेंट लगा रहा था। तो 3-4 लोग बहुत स्टेयर कर रहे थे, इधर उधर से घूम रहे थे, थोड़ा ट्रेस पासिंग कर रहे थे। आपने मेरा स्टोरी सब भी काम, डाली थी? हाँ स्टोरी भी डाली। तो जाके पूछा मैंने कि ये भाई सेफ प्लेस है क्या, सेफ नहीं है तो उसी हिसाब से मुझे प्रिपेयर होके सोना पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं सेफ है, सेफ है। हाँ अच्छी बात है, सेफ अगर नहीं हो तो उसके हिसाब से मुझे सोना पड़ेगा वैसे। तो मैंने उनको ही बता दिया कि शायद वो भी पता चले उनको भी ये बंदा भाई थोड़ा प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन हो या ना हो, बट उनको मैसेज तो पहुंचे के आया मैं कि आप कुछ ट्राई करोगे तो मैं भी कुछ ट्राई करूंगा। मतलब वो उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर 3 लोग थे कुछ कर जाते तो वही हेवी हो जाता मेरे लिए। प्रॉब्लम हो बड़े जाता। कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं उनसे बात करके आया हूँ, एक कम्युनिकेशन हो गया, फिर एक इंटरेक्शन बन गया, तो उनका शायद डेयरिंग नहीं हुआ होगा कुछ करने का। बट हाँ, वो पहले कॉन्फिडेंस आया था, सामने वाला का लगता है कि कॉन्फिडेंट बंदा है तो कुछ ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहीं भी उतरता हूँ, हेलमेट उतरता हूँ, मुझे सेट कर लेता हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस ऑरा बन जाता है ना। मैं एग्जैक्टली सेम चीज मैं करता हूँ। अगर ऐसा कभी सिचुएशन होता है, हेलमेट उतारता हूँ, जैकेट एकदम एकदम खुले में ऐसे खोलता हूँ, चाहे मुझे 4 लोग देख रहे हैं, अभी भी लोग देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुले में जैकेट उतारता हूँ, मतलब जहां ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है, जैकेट उतारता हूँ, अपना बाल मतलब ओपन ऐसे रखता हूँ कि सामने वाले को लगे कॉन्फिडेंट है, ये डर नहीं रहा। तो डर दिखाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये आपने बहुत पॉइंट वैलिड बोला। राइट राइट राइट, ये इसके ऊपर ही मैंने सोलो किया है। ईरान, टर्की या वो यूरोप में गया मैं, लंदन, यूके, बहुत जगह घूमा बस अपने कॉन्फिडेंस के बल पे। कहीं पे रुकता हूँ, कुछ काम है, कुछ बाइक ब्रेकडाउन है तो खुद ही कर। ये योगेश भाई, अब आपने जैसे ये पूरा ये सर्किट सोलो कर लिया, अब तो मेरे मेरे को नहीं लगता कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप सोलो कहीं करने से हेजिटेट करोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ यार, बहुत ईजी है, वर्ल्ड बहुत ईजी है, जा बहुत सकते हैं। इजी है, बट उसके लिए एक जा सकते मेहनत, हैं। अब ये मेहनत करने के बाद इजी लग रहा है। जब इंडिया में थे बहुत difficult है। एक बार बाहर निकलो, एक्सपेरिमेंट 2-3 राइड करो आउट ऑफ द कंट्री, बॉर्डर के क्रॉस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका फिर आप नेटवर्क कहीं गया? भी कर सकते हैं, बस स्पॉन्सर मिलने चाहिए। नेटवर्क 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 का नेटवर्क अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी अभी आ आ रहा है, अभी आ रहा है। रहा है क्या? कैसे? ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तक कितने मनी लगे हैं आपके मुंबई से टिल अभी जिस सिटी में हो? अभी मैंने
18,000 किलोमीटर की, आज मेरा 71 डेज हो गए मेरे आज। और इसके लिए मुझे प्रिपरेशन से लेके 12 लाख रुपए खर्चा आ गया है, 12 लैक्स। तो 12 लाख रुपए खर्चा हाँ, अभी तक आ चुका है। तो ये कस्टम क्लियरेंस हो या फिर बाइक का इंश्योरेंस है, हर एक कंट्री का है, पेट्रोल, बहुत सारे खर्चे इंक्लूड करके इतना खर्चा है। और और कोई क्वेश्चन हो तो क्या है, मैं आपकी घर बाइक में कोई प्रॉब्लम आई है, लोग पूछ रहे हैं। बाइक में प्रॉब्लम आई थी। अभी कल ही मेरा इग्निशन वायर कट हुआ था, बट एनी हाउ मैनेज हो गया, सिटी में था। बट कैसे रहता है कि बाइक का हर एक चीज मुझे पता है। कल इमीडिएट बाइक मेरा इंजन किल हो गया, तो मुझे पता है कि अभी इनिशियल वायर ही कट हुई होगी, तो मैंने चेक किया तो वही वायर कट हुई थी। तो पता था क्या करना था, शोल्डरिंग चाहिए था, मैंने वो ढूंढ लिया। फिर बंदा बोला बाइक लेके आ जाओ, हो जाएगा, तो मैनेज हो गया। मेरा एक दिन क्लच वायर टूट गया था, बट मेरे पास एक्स्ट्रा ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी, तो उस वायर मैंने फिक्स कर दी, प्रॉब्लम निकल गया। और ऑयल लीकेज प्रॉब्लम चल रहा है, रॉयल एनफील्ड का तो है ही, आपको सबको पता है ऑयल लीकेज प्रॉब्लम है। तो ग्रीस में ओवर हीटिंग की वजह से मेरा गैसकिट ब्रोक हो गया, तो ऑयल लीकेज है। तो मुझे पता है कि भाई गैसकिट की वजह से ऑयल लीक हो रहा है, तो बस मेरे पास मैंने 1 लीटर एक्स्ट्रा लेके रखा। हर 7 दिन के बाद मैं 200 ml का टॉपअप रखता हूँ, तो प्रॉब्लम निकल गया। मतलब अभी इंजन का प्रॉब्लम निकला नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे यूरोप में, यूके में 1,000 पाउंड्स का कोटेशन दिया था, तकरीबन इंडियन रुपीज में 1 लाख रुपीज, और 7 डेज। क्योंकि उनका कहना था कि इंजन खोलेंगे, फिर करेंगे और फिर फिक्स करेंगे, तो इतना कोटेशन हो सकता है। तो मैंने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस टॉपअप करते चलूंगा। और मैं टर्की में आया था इसलिए कि मुझे इस्तांबुल का रॉयल एनफील्ड मुझे सर्विस दे दे, बट 2 महीने पहले वो शट डाउन हो चुका है। तो अभी कितना टाइम हो, अभी ऑन रोड कब कितने टाइम हो और घर वापस पहुंचोगे? अभी तो मुझे लगता है 40-50 दिन लगेंगे, पता नहीं, वो 30 दिन नहीं, ज्यादा लगेगी, 40 दिन लगेंगे और। अभी 40 दिन और हैं आपके। हाँ हाँ, क्योंकि आपका भी टर्की में वही ही है मुझे और 25,000, आपका भी वही है 25,000 किलोमीटर चलाने का। 25,000 से सब कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा रिटर्न जर्नी अभी है ना बीच में डिसाइड, तो 25,000 से ज्यादा होगा, 30,000 के आसपास हो सकता है। तो मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, ये ओके, देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये देख तो चुका हूँ मैं। कोई नहीं है। ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रिया को भी बाईपास करके आया हूँ, मतलब कि हल्का सा टच करके एग्जिट कर गया हूँ मैं। अभी मैं हूँ जर्मनी में। जर्मनी से वापस मैं ऑस्ट्रिया जाऊंगा, और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इस कंट्री से लेकर रिलेटेड, तो होपफुली शायद मैं इसको स्किप कर दूंगा शायद। और या फिर मिडल ईस्ट का भी मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन पता नहीं क्या चल रही है वहां पर। बट होपफुली कुछ ठीक हो जाएगा तो चले जाएंगे, क्या होगा। अभी अभी मेरे हिसाब से मैं जिस लोगों से मिला था, इंडिया के डिफेंस रिलेटेड थे और कुछ इंटेलिजेंस रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि ये वॉर बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इसराइल ने अगर वॉर डिक्लेयर किया, दिस इज नॉट अ टेररिस्ट अटैक, तो ये बहुत लंबा चलेगा, 6 महीने 6 महीने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियन को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वो भी उनको सस्टेन कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। तो ऐसा मेरा मतलब है कि नहीं, 100% जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो और एक बात बताओ, इसका क्या करते हो भाई साहब? मेरे को तो यहाँ नहीं मिलता इंडियन फूड, आप क्या करते हो? फूड, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल बन चुका हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ, मजे कर लेता हूँ। खुद इंडियन बनाते हो? क्या खुद बनाता हूँ, कभी मेरे पास सब है, कभी कभी बनाता हूँ। यूरोप में नहीं बनाया, क्योंकि मुझे यूरोप में बस सैंडविच ब्रेड मिल रहे थे, तो मैं सैंडविच बनाता था, मेरे पास सामान था। और ब्रेकफास्ट का तो मैं खुद बनाता था, और रास्ते में मेरा भी मुझे, सेम है, ब्रेकफास्ट में खुद बनाता हूँ। हाँ मतलब बस, सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, ये सारी चीजें कैरी करता हूँ मैं। राइट राइट, वही करते हैं। फूड तो वही है ना, जो जो मिलेगा वही खा लेना है। अब क्या यूरोप में क्या करेंगे। यूरोप में क्या करेंगे, सही बात है। यस, यूके में बहुत इंडियन फूड बहुत है, मतलब मुझे लगा ही नहीं मैं किसी और कंट्री में पूरे इंडियंस भरे पड़े वहाँ पे, पूरे एरिया शॉप्स है, पूरे इंडियन फूड मिल रहा है। यूके में 10 दिन बहुत मजे की। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, अभी यहाँ पर क्राउड कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर मेरी आंखों के सामने कम से कम 4 से 5 हजार लोग थे इस मार्केट के अंदर। 4 से 5 हजार लोग। नहीं, जर्मनी में तो इंडियन बहुत सारे लोग हैं। जर्मनी में बहुत सारे इंडियंस हैं, राइट। आपको रस्तों को भी, रास्ते में चलते चलते भी आपको आवाज देगा, भाई इंडिया से हो क्या, मतलब। नहीं, उल्टा मैंने पकड़ के बोला है, भाई इंडिया से हो गया, मैं उल्टा पकड़ के बोलता हूँ। क्योंकि नंबर प्लेट देखते हैं, IND दिखता है,
आपको तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब इनवाइट किया है घर पे कि आओ हमारे साथ रहो, खाना खाओ, सब कुछ। ये हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, महाराष्ट्रियन थे एक सिटी में, तो वो मैसेज कर रहे थे भाई अगर ये सिटी में आ रहा तो मेरे पास रुकना है आने के लिए। तो यूरोप में मैं रुका था बहुत सारी जगह पे, वियना में, ऑस्ट्रिया में, हेडलबर्ग में, डानबर्ग में, यूके। तो उस टाइम तो भाई यूरोप में मिल रहा था यूज करके। आ जाओ योगेश भाई, कुछ खा लो। बढ़िया। नहीं, अभी मैं खा के आया। अभी मेरे पास यहाँ पे अभी 5:30 भी खाना खा के आया था। अभी टाइम क्या हो रहा है टर्की में? टर्की में 5 बजे और जर्मनी में कितना, 5? 5 बजे। शायद 1:30 2 ग्रीस में अभी है 4:15। तो एक घंटे का डिफरेंस है ग्रीस में और इसमें टर्की में। हाँ, 1 घंटे का फर्क है। थैंक यू। बाकी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं राइट से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हो। और योगेश भाई, पैसा कैसे कमाते हो यार, मुझे भी बता दो, क्वेश्चन आ रहे हैं। सब मेहनत करके कमाना पड़ रहा है यार, बहुत 4 साल से मेहनत करके पैसा कमाया। अब घर जाऊंगा पूरा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जब तक पैसा जेब में चल रहा है चलाऊंगा बाइक, जब पैसा खत्म होगा घर जाके काम करूंगा। यही सीन होता है, कईयों को ऐसा लगता है कि पैसा नहीं भाई, बहुत मेहनत करके कमा के प्लानिंग करके तब जाके यहाँ पर खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम लोग 90 रुपए देते हैं तब जाके हमें यहाँ का 1 रुपए मिलता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि छोटी छोटी चीज भी अगर आपको कुछ परचेज करना है, खाना भी खाना है, तो यहाँ पर कल मैं नॉर्मली अगर मैं मैकडोनल्ड भी जाता हूँ ना, तो मेरे 1500 रुपये लग जाते हैं, जो इंडिया में मेरे हार्डली 300 से 400 रुपये लगेंगे, यहाँ 1500 रुपये लगते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है। और बट ये एक्सपीरियंस वर्थ है, ये चीजें जो होती है ना, ये भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो अभी मैं गेन कर रहा हूँ या योगेश भाई उसमें गेन कर रहे हैं। यस, ये वर्थ है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें वो सब वर्थ लग रहा है मुझे तो, क्योंकि पैसा तो कमाई जाएगा, बस ये मेमोरीज नहीं कमाई जाएगी। अपनी बाइक तो दिखा दो लोगों को, बाइक तो दिखा दो। 1 मिनट बाइक पार्किंग लगाए, दिखा दो 1 मिनट में। और पैसे के रिलेटेड मुझे भी क्वेश्चन आई थी, इतना पैसा कैसे, मतलब कहाँ से आया भाई? अगर आप घर लेते हो, आप कार लेते हो, आप कुछ भी चीज लेते हो, घर का सामान लाते हो, जो तो उसका पैसा जहाँ से आता है ना, वही पैसा ट्रैवलिंग के लिए भी वहां से ही आता है, कमाना ही पड़ता है। ट्रैवलिंग का पैसा है वो फुकट का है, फिर ट्रैवलिंग पे ऐसा नहीं होता। अगर पैशन है तो कमाई का ही पैसा ट्रैवलिंग पे उड़ता है। तो ये एक माइंडसेट लोगों का बनाना इंडिया में जरूरी है कि अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो ब्लैक मनी होना चाहिए, या फिर वही ऐसा हवा हवा से आया हुआ पैसा, ये वही हम लोग ट्रैवल पे उड़ाते हैं वैसे। तो भाई ऐसा नहीं है, कमाई की मेहनत की कमाई है, बस पैशन फॉलो करते हैं। कमाई करोगे तो ही उड़ा पाओगे, कमाई नहीं होगी तो फिर उड़ाओगे कहाँ? बाइक दिखाओ लोगों को, लोग बाइक देखना चाहते हैं आपकी। इसमें बाइक, ये है मेरी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 3 नवी मुंबई। क्या बात है। मेरा टॉप बॉक्स अभी नहीं है क्योंकि मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ वैसे ही, नहीं तो टॉप बॉक्स लगा होता तो फिर दोनों बाइक ऐसे फॉरेन लैंड में दिखा रहे हो तो लोगों को तो अच्छा लगता। ऐसे ऐसे भाई दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रखो और टैग कर दो, क्योंकि ऐसे दोनों बाइक आपको कहीं नहीं, एक फ्रेम में नहीं देखने को मिलेगी। नहीं देखने वाला भाई, सही बात है। इसको आप टैग करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और इसको टैग कर सकते हो हम लोगों को, हमें इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। यस यस, क्योंकि एक तो बाइक एक एक टर्की ये खड़ी है जर्मनी में, बाइक खड़ी है, और एक खड़ी हुई है टर्की में। टर्की में, और दोनों इंडियन बाइक्स है। अब इंडियंस भी ओवर लैंडिंग कर रहे हैं। और यस। ये मेरा हेलमेट है, ये गोप्रो, एक जोर का लाइट वेट है। और ये बैग इनविक्टस के बहुत काम आए मुझे, अच्छा, तो ये क्योंकि वेट बैलेंस होता है ना मेरा। हाँ 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 हाँ, सही। और ये हाईवे फुटरेस मैंने लगा के रखे हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं। अच्छा, ये काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है, बस आप बैग को रेल के रखना है और इस पर पैर रखोगे, बहुत बढ़िया काम होता है। क्योंकि यहाँ पे 100 से स्पीड से क्रूजिंग कर रहा हूँ ना, हाँ, तो ये काम की चीज लगी मुझे। तो दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि जापान कब जा रहे हो? जापान जाएंगे, क्योंकि दिल मांगे मोर, एक दिन जरूर जाएंगे।
ये ऐसा चस्का एक बार लग गया तो फिर ये छूटेगा नहीं। छूटेगा इनफैक्ट छूटता नहीं नहीं, है। कुछ नहीं छूटेगा। फिर एक बार अगर लगे तो फिर उसके बाद थोड़ा और एडवेंचर तो 10 साल में शायद जापान में पहुंच जाएंगे। अभी एक बार ओवरव्यू दे दो बैक कैमरा से, अभी किस लोकेशन पे हो दिखा दो थोड़ा। अभी तो ये हाईवे चल रहा है, अच्छा। तो अंकित भाई का फोन आया तो मैंने बाइक साइड लगा दी। क्या पाकिस्तान जाओगे? आंसर दे दो इसका, मेरे को तो आंसर पता है, अपना दे दो आप। अगर मुझे मेरी व्हीकल चलाने के लिए पाकिस्तान परमिशन दे रहा है तो आई एम रेडी, बट पाकिस्तान नहीं रेडी तो वो तो कोई भी रेडी हो जाएगा, वो तो हर को, मैं भी रेडी हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ। क्या परमिशन मिल रही है आपको? आपने अप्लाई किया, उसका कुछ हिस्ट्री बता दो, स्टोरी बता दो उसकी ओके भी। ओके। हाँ, मैं कल गया था, मैं इस्तांबुल एम्बेसी में गया था, बट वो जो जेनेब अब्बास को इंसिडेंट हुआ था ना, वो मुझे बता दिया कि देखो ऐसा दोनों तरफ से होता है। अभी अभी लेटेस्ट आपने वो डिबोट कर दिया आईसीसी एंकर को। मैंने बोला वो छोड़ो, वो बहुत बड़े लोग हैं, मेरे एप्लीकेशन का आप भाई की तरफ छोटा भाई समझ के एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग एम्बेसी भेज देते हैं। तो एम्बेसी भेज, तो मुझे, और मैं वापस इस्तांबुल आ रहा हूँ। मैं अभी कहने के लिए इजमिर जाके वापस इस्तांबुल जाके चेक करूंगा क्या स्टेटस है, तो मुझे पता अगर चलेगा। आपको अगर आपको पाकिस्तान का मिल जाएगा तो फिर तो दूसरों के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, फिर तो शायद आपको दिखे कि चांसेस ड्रीम चेजर बहुत पाकिस्तान। बहुत कम, बहुत कम है चांसेस, बट स्टिल ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर मिली तो भाई बढ़िया है। फिर मेरा फ्लाइट का खर्चा बच जाएगा, ईरान से दुबई से मुंबई जाने का, जो मेरा 3 लाख रुपए का कोटेशन आया था एयरलिफ्ट करने का। अगर शिपिंग किया तो बस 2 लाख 2.5 लाख रुपए जाएंगे। जो कुछ अमाउंट होगा वो बच जाएगा, उसमें से 1 लाख रुपीज तो पाकिस्तान के खर्चे क्रॉस करने में, और एक बढ़ पासपोर्ट पे। नहीं, पाकिस्तान हो जाए तो अभी तक एज एन इंडियन किसी ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान किया नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो वो तो हो जाएगा। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, तो ये तो बात है ही कि अभी तक किसी को दिया नहीं, रास्ते खुल जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा यार को आपने वीजा दिया था। अभी तक तो किसी को मिला नहीं है, शायद किसी ने अप्लाई किया नहीं होगा। और आपको रीजन पता है पाकिस्तान क्यों नहीं देता? तो 71 से पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान था। तो उस टाइम पाकिस्तान ने वो इंडिया की जमीन यूज करने के लिए कुछ परमिशन मांगे थे कि हमारा वहां पे ट्रक्स भेजने के लिए, पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान, तो हमें जमीन दे दो। तो इंडिया ने नहीं दिया था, और अच्छी बात है कि नहीं दिया था, क्योंकि फिर कॉरिडोर बन जाता पाकिस्तान का बीच में इंडिया के हार्ट ऑफ सिटी से। तो इंडिया ने उनको परमिशन नहीं दी थी, बाद में वो कंट्री अलग हो गई। बट वो रीजन है कि इंडियन व्हीकल्स पाकिस्तान लैंड पे वो अलाउ नहीं करते थे। और ये रीजन मुझे पता चला 77 में महाराष्ट्र से कुछ लोग रोम गए थे। 77 में आप सोचो, 77 में 8 लोग 4 बाइक लेके रोम गए थे महाराष्ट्र से। तो उनको, उन्होंने बहुत ट्राई किया था, तो उनको बोला गया था कि हमें आपने 71 तक परमिशन नहीं दिया था, तो इसलिए हम लोग आपको परमिशन नहीं देंगे। और उसके बाद उसके पहले परमिशन नहीं दी, उनको परमिशन नहीं मिली, उन्होंने फ्लाई करके अफगानिस्तान गए, फिर वहां से ईरान होके हम सेम रास्ते से इटली गए थे, फिर वापस आ गए। हाँ, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट तो रहेगी कि काफी लोग ये भी पूछते हैं कि आप बाय रोड क्यों नहीं गए और आपने अपनी बाइक दुबई, ईरान, टर्की क्यों शिप करी। तो इंडिया से आप बाय लैंड बॉर्डर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान हम लोगों को एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं जाता, परमिशन नहीं देता कि हम उनकी कंट्री में एंट्री कर सकें। फॉरेनर्स इंडिया से पाकिस्तान जा सकते हैं बाय रोड, बाय फ्लाइट, लेकिन एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हम लोग इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर इंडिया नहीं आ सकता। दूसरा, चाइना के थ्रू भी जाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लगभग आपके 7 से 8 लाख रुपए लग जाता है अगर आप चाइना के थ्रू जाते हो। मैं चाइना के थ्रू इस बार जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम था रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसकी वजह से वो वाला भी जो पार्ट था वो वाला कैंसिल करना पड़ा और अपनी बाइक उतने पैसों में टर्की भेजनी पड़ी। आपके कितने पैसे लगे टर्की भेजने में? मैंने ईरान भेजा। मेरे तो, ईरान। मैं बहुत लकी था ये बताओ हाँ, क्या। नहीं नहीं, वैसे एक रफ आइडिया कि कितने पैसे लग जाते हैं? 3 लाख रुपए लग जाते, 3 लाख का कोटेशन था मुझे। 3 लाख, और वापस भेजने का? वापस भेजने का भी सेम 3 लाख ही आया था, और 3 लाख प्लस कस्टम 200 USD, ऐसा कुछ था, तो ये 3 लाख। बाय एयर की बात कर रहे हो फिर या बाय शिप? नहीं, बाई ईयर की कर रहा हूँ। शिपिंग पे मैं लास्ट में शिपिंग करूंगा, क्योंकि वो बहुत टाइम लेती है शिपिंग, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो मेरी बाइक साथ में चाहिए थी मुझे, इसलिए मैंने फ्लाई किया।
तो ये बहुत एक्सपेंसिव। अब देख लो, ईरान के इनको लगभग 3 लाख रुपए और कुछ कोटेशन आई है, और मेरे को टर्की की भी सेम आई है। हमारी 2 बाइक यहाँ पर पहुंचने के लगे हैं 7,10,000 रुपए। थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था, वैसे 7,60,000 या 7,70,000 रुपए था। हमें थोड़ा सा 7,10,000 में हमारा काम हुआ है। ओके, मतलब 3.5 लाख रुपए बाइक का तो गया आपका। तो भाई लोग देखो, बाइक की कीमत है मेरी, मैंने जो परचेस किया था 2 लाख में बाइक परचेस किया था। ये 5 साल पुरानी बाइक है और उसको शिपिंग करने के लिए 3 लाख दिए, और ये वापस इंडिया लाने के लिए फिर और 3 लाख। इसमें से नई बाइक आ जाती है, तो देखा पैशन का क्या वैल्यू हो जाता है। भाई आपका नेटवर्क। इंडिया विन द मैच, थैंक यू वेरी मच। अभी किसी ने अपडेट दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं, और ये जर्सी को, ये फ्लैग को। अंकित भाई कहाँ गए? अंकित भाई को फिर से बुलाता हूँ। चलो अंकित भाई लेफ्ट हो गए थे, कुछ नेटवर्क इशू है। चलो तब तक इंडिया वन द मैच। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट दिया, थैंक यू। और कौन क्या बोल रहा है? थैंक्स फॉर पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। यस यस, पाकिस्तान का वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको लगता है पाकिस्तान को डर के फ्लाई किया। भाई ऐसा नहीं है, हम डरते नहीं है। अगर एक बार बॉर्डर क्रॉस करनी है तो चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो या म्यांमार हो, एक बार ठान ली तो भाई इंडियन किसी को डरते नहीं है। Big fan. We met at Himachal on the way to Manali. Me and my father stop you and have a small conversation. The Anands. Okay. बाइक के लिए प्यार है। अरे भाई, अंकित भाई का क्या हो गया, अभी तक आए नहीं? शायद उनका नेटवर्क चला गया, शायद। मैं रिक्वेस्ट तो भेज रखा है, नेटवर्क इशू। साइली शायद। और भारत ने इस टाइम पे मैच जीता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये तो होना ही था। और टर्की में ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा यार, मैच जीत गई। 191 का कोर चेस करना कोई डिफिकल्ट नहीं था जवान लड़कों को। अंकित भाई कैसे पैसे, अरे मेहनत से सब पैसे कमाते रहे। किधर गए? तो चलो भाई, मैं निकलता हूँ अपनी जर्नी के लिए। बाइक वेट कर रही है, और ये ट्रॉय का घोड़ा मुझे वेट कर रहा है मेरे लिए। मी आता आहे कुठे रे? टर्की मध्ये कुठेतरी एकदा माराणावरती आहे। रिक्वेस्ट। और कुछ क्वेश्चंस है किसी के? भाई क्या चल रहा है? तबियत भाई, तबियत बहुत बढ़िया चल रही है, मस्त मजे में। परसों थोड़ा थक गया था, अभी ठीक है। अरे आवाज येत नाही काय? चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चलो बाय बाय।